अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सरप्राइज देना बहुत पसंद है। एक दिन पहले ही सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील करके सरप्राइज दिया था। अभी उस डील पर दस्तखत की स्याही सूखी नहीं थी कि ट्रंप ने नई शर्त रख दी, पहले इजराइल से दोस्ती करो। यानी बीच में आ गई अब्राहम अकॉर्ड्स की चिड़िया। ये वही चिड़िया है जो ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के पिंजरे में बंद है, जिसे तब खोला जाता है जब शांति का दाना पानी नजदीक आता दिखता है। लेकिन दुनिया के सुलगते हुए हिस्से को पता है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड्स को हाथ लगाया तो हाथ जलने का खतरा सबसे ज्यादा है। तो क्या सऊदी अरब जलने के लिए तैयार है? क्या वो न्यूक्लियर डील के लिए इजराइल को मान्यता देगा या फिर डील अब रद्द होने वाली है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 23 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जो न्यूक्लियर डील हुई है उसमें यूरेनियम का एनरिचमेंट वाला हिस्सा शामिल नहीं है। ये सिर्फ गैर मिलिट्री जरूरतों में इस्तेमाल होगा, जैसे ईरान या यूएई के साथ डील में हुआ है। लेकिन ये डील तब ही आगे बढ़ेगी जब सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड साइन कर ले। अमेरिका का कहना है कि वो सिविल यूज के लिए परमाणु फैसिलिटीज के खिलाफ नहीं है। यानी 24 घंटे पहले सऊदी अरब के साथ डील को मंजूरी देने वाले ट्रंप ने अचानक से यू टर्न ले लिया। लेकिन इस तरह पलटी मारने की वजह क्या है, शुरुआत से बताते हैं। 22 जुलाई को अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन डील पर दस्तखत किए। ये 3 दशक यानी 30 साल तक चलने वाली अरबों डॉलर की डील थी। इसके साथ ही दोनों देशों ने द्विपक्षीय परमाणु सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। सब कुछ देखकर तो यही लग रहा था कि ये सौदा पूरी तरह तय हो चुका है। लेकिन तभी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी तस्वीर बदल दी। ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स वाली शर्त बीच में फंसा दी। अमेरिकी मीडिया CNN ने सूत्रों के हवालों से बताया है कि ट्रंप का ये नया पोस्ट उनके अपनी न्यूक्लियर नेगोशिएटिंग टीम के लिए भी चौंकाने वाला था। कुछ अधिकारियों का कहना है कि ऊर्जा विभाग ने राजनीतिक संदेश तय होने से पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर करवा दिए। ट्रंप इस बात से भी नाराज थे कि ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने उन्हें पहले से नहीं बताया था कि वो इस समझौते का ऐलान करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि ट्रंप का ये रिएक्शन इतना अहम क्यों है कि हम और आप इस पर बात कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि कुछ महीने पहले ट्रंप प्रशासन ने समझौते की एक अहम शर्त में चुपचाप बदलाव कर दिया था। ट्रंप की टीम ने न्यूक्लियर डील को इजराइल के साथ रिश्ते ठीक करने वाली शर्त से अलग कर दिया था। लेकिन जब ये बात बाहर आई कि ट्रंप ने इजराइल वाली शर्त हटाकर डील को मंजूरी दे दी है, तो इस पर विवाद शुरू हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट। समझौते के तहत अमेरिका और सऊदी अरब की एक जॉइंट टीम ये स्टडी करेगी कि भविष्य में क्या सऊदी अरब अपने परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम ईंधन खुद एनरिच कर सकता है, बजाय इसके कि वो किसी दूसरे देश से इसे इंपोर्ट करे। अगर स्टडी का नतीजा पॉजिटिव आता है तो आगे चलकर सऊदी अरब को खुद यूरेनियम एनरिच करने की इजाजत मिल सकती है। बस यहीं से आलोचना शुरू हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि परमाणु सहयोग और सबसे सुरक्षित मॉडल गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसी मॉडल को यूएई ने 2009 में स्वीकार किया था। उस समझौते के तहत यूएई ने वादा किया था कि वो ना तो यूरेनियम एनरिचमेंट करेगा और ना ही प्लूटोनियम रिप्रोसेस करेगा। साथ ही उसने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA के सबसे कड़क निरीक्षण यानी एडिशनल प्रोटोकॉल को भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन सऊदी अरब के साथ समझौते में एडिशनल प्रोटोकॉल को भी हटा दिया गया। एडिशनल प्रोटोकॉल यानी IAEA का वो क्लॉज जिसके तहत एजेंसी कभी भी देश के किसी भी हिस्से में जाकर अचानक निरीक्षण कर सकती थी। लेकिन सऊदी के साथ डील में ये शर्त नहीं थी, यानी किसे कब और क्या दिखाना है इस पर कुछ हद तक सऊदी अरब का कंट्रोल हो सकता था। यही वजह है कि समझौते को यूएई वाले गोल्ड स्टैंडर्ड से कम सख्त माना जा रहा है। इससे आगे चलकर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की भी चिंताएं हैं, यानी इस बात का डर है कि कहीं बाद में सऊदी यूरेनियम एनरिच करके परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश ना करे। लेकिन चिंताएं और डर सिर्फ अमेरिका में नहीं था, मिडिल ईस्ट में बैठे इजराइल में भी इसका विरोध हो रहा था। भले ही सऊदी अरब और इजराइल एक दूसरे से जंग नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों देश लंबे समय से मिडिल ईस्ट में प्रतिद्वंदी रहे हैं, ये बात आप भी जानते हैं। इसी वजह से इजराइल के कई नेताओं ने इस समझौते की खुलकर आलोचना की थी। उनका तर्क भी यही था कि डील सऊदी अरब को भविष्य में यूरेनियम एनरिचमेंट की तकनीक तक पहुंचाने का रास्ता दे सकती है। और ये सब तब होगा जब सऊदी ने इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने का वादा भी नहीं किया है।
ऐसे में डील को लेकर पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल लेवल पर विरोध का सामना कर रहे ट्रंप ने 23 जुलाई को इसमें नई शर्त अड़ा दी, अब्राहम अकॉर्ड्स से जुड़ने की शर्त। सऊदी अरब की तरफ से अब तक इस मामले पर कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये अब्राहम अकॉर्ड्स है क्या चीज। तस्वीरें देखिए, व्हाइट हाउस की एक दुर्लभ तस्वीर है। सितंबर 2020 की एक दोपहर डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूएई, बहरीन और इजराइल के नुमाइंदे हैं। सबके हाथ में एक समझौते का दस्तावेज है जिसके तहत यूएई और बहरीन ने इजराइल को मान्यता दी थी। उस रोज हुए समझौते में लिखा था, ये मानते हुए कि अरब और यहूदी लोग एक ही पूर्वज अब्राहम के वंशज हैं। इस नाम पर गौर कीजिएगा, यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्म अब्राहम या इब्राहिम को अपना पैगंबर मानते हैं। इतिहास में इन तीनों धर्मों ने समय समय पर अब्राहम का असली वारिस होने का दावा किया है। चूंकि ये सभी अब्राहम को सम्मान करते हैं, इसलिए ईसाई बहुल अमेरिका ने जब यहूदी देश इजराइल और मुस्लिम बहुल अरब देशों के साथ ये समझौता करवाया तो इसका नाम अब्राहम अकॉर्ड्स रखा गया। इस नाम के इस्तेमाल से साझा धार्मिक विरासत पर रोशनी डाली गई जो पिछले 7 दशकों की दुश्मनी में पूरी तरह नजरअंदाज हो रही थी। लेकिन अरब देशों ने ऐसे ही इजराइल को मान्यता देने के लिए हामी नहीं भरी थी। इसकी वजह थी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में होता बदलाव। ऐसे तो अरब देशों और इजराइल के बीच 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है, लेकिन 2000 के दशक में खाड़ी देशों की टेढ़ी नजर इजराइल से शिफ्ट होकर ईरान की ओर बढ़ने लगी। ईरान साल दर साल अपनी ताकत बढ़ा रहा था। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट हो गया। सद्दाम के अंत के बाद ईरान को चुनौती देने वाले कम ही रह गए थे। फिर 2011 में अरब स्प्रिंग से पूरे मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी मच गई। ईरान ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। नक्शे पर देखिए, उसने अपने प्रॉक्सी गुटों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया। लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, यमन में हूती विद्रोही, गजा में हमास, हर तरफ ईरान की मौजूदगी थी। सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद भी ईरान के पक्के दोस्त थे। यानी हर तरफ ईरान का नेटवर्क फैलता जा रहा था। सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे खाड़ी देशों के लिए ईरान का ये घेराव खतरे की तरह था। ईरान के पास मिसाइल्स और ड्रोन्स की तकनीक भी आ चुकी थी। उस दौर में यानी 2010 के दशक में अमेरिका ने भी ये संकेत देना शुरू कर दिया था कि उसका फोकस अब मिडिल ईस्ट से हटकर एशिया यानी चीन को काउंटर करने की तरफ जा रहा है। इससे खाड़ी देशों की घबराहट और बढ़ गई। उन्हें लगने लगा कि अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता अब हमेशा काम नहीं आएगी। वो जानते थे कि इजराइल के पास दुनिया के बेहतरीन हथियार और तकनीक है। ईरान के नेटवर्क्स में उसकी घुसपैठ है, अमेरिका में भी उसकी रसूख है, जबरदस्त लॉबिंग ताकत है। फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाए तो बेहतर ही है। बस इसी सोच के साथ यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान इस समझौते में शामिल हो गए। अब्राहम अकॉर्ड्स को पीस डील का तमगा मिल गया। फिलिस्तीनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ये शर्त पीछे ही छूट गई कि दोस्ती के लिए फिलिस्तीन देश बनना जरूरी है। लेकिन 2023 में अब्राहम अकॉर्ड्स की खामियां साफ तौर पर सामने आने लगी। तब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे। उस बरस मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ को कमजोर करने के लिए चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्ते बहाल कराए। 2020 के अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद अमेरिका ने ईरान को अलग थलग करने की जो कोशिश की थी वो अब कमजोर पड़ती दिख रही थी। लिहाजा अमेरिका ने सऊदी अरब और इजराइल के बीच डील कराने की मुहिम शुरू की। नाम दिया गया सऊदी अरेबिया इजराइल नॉर्मलाइजेशन डील। टारगेट था कि सऊदी अरब देश के तौर पर इजराइल को मान्यता दे। बदले में अमेरिका ने सऊदी को 3 वादे किए। उसे नेटो लेवल की सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद मिलेगी और फिलिस्तीन को आजाद देश बनाने का रास्ता खोला जाएगा। अमेरिका इस डील के लिए मेहनत कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर सऊदी अरब और इजराइल साथ आ जाते हैं तो अब्राहम अकॉर्ड्स को और आगे बढ़ाने में आसानी होगी। ऐसे में ईरान अपने ही पड़ोसियों के बीच कूटनीतिक तौर पर लगभग घिर जाता। गजा में मौजूद हमास भी इस खतरे को समझ रहा था। हमास को लंबे समय से ईरान से पैसा और हथियार और ट्रेनिंग मिल रही थी। गजा से मिले एक दस्तावेज में हमास नेता याह्या सिनवार ने लिखा था कि सऊदी इजराइल समझौते को रोकने के लिए कुछ बड़ा करना जरूरी है। इसके कुछ ही दिन बाद 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। 1100 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो गई और नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। गजा युद्ध की वजह से अरब इजराइल रिश्ते सिर्फ बिजनेस तक सिमट गए। जंग की वजह से बाकी अरब देश अब्राहम अकॉर्ड्स से खासे दूर चले गए। जैसे जैसे जंग बढ़ती गई, सऊदी के लिए इजराइल से डील करना पॉलिटिकली इम्पॉसिबल हो गया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कर दिया कि जब तक इजराइल फिलिस्तीन को अलग देश पर सहमति नहीं जताएगा तब तक उनके रिश्ते सामान्य नहीं हो पाएंगे। उधर अमेरिका का ध्यान भी सऊदी इजराइल डील से हटकर हमास जंग पर चला गया था।
फिर बाइडेन का कार्यकाल पूरा हुआ और ट्रंप सत्ता में लौट आए। आगे क्या हुआ ये आप जानते ही हैं। इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अमेरिका का मकसद कभी भी सऊदी अरब को सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में मदद करना नहीं था। वो तो समझौते का महज एक हिस्सा था। डील का असली मकसद ईरान को दरकिनार कर सऊदी और इजराइल को साथ लाना था। इसी वजह से जब ट्रंप ने बिना इजराइल वाली शर्त के न्यूक्लियर डील को मंजूरी दी तो इसका विरोध होने लगा। तो अब सवाल ये है कि क्या सऊदी न्यूक्लियर डील के लिए इजराइल से रिश्ते सामान्य करेगा? अगर नहीं तो फिर क्या इस डील को रद्द माना जाएगा? जानकारों से समझते हैं। सऊदी अरेबिया का इजराइल के साथ रिलेशन होना ये कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सऊदी अरेबिया और इजराइल आपस में बातचीत करते रहे हैं। उनके बीच में एक तरह से कहा जाए तो सीक्रेट टॉक्स भी हुए हैं, नेगोशिएशन भी हुई हैं, और ये भी कुछ नया नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड होने से पहले से ही खास करके सिक्योरिटी से रिलेटेड, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड चीजें बातचीत हुई हैं। और 7 अक्टूबर जो 2023 में अटैक हुआ था उससे पहले सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस तरह की इंडिकेशन भी दी थी, इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दी थी कि अगर इजराइल पैलेस्टीनियन स्टेट को मतलब बनाने में कुछ स्टेप्स लेता है या अग्री कर जाता है पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए, तो सऊदी अरेबिया इजराइल से रिलेशंस नॉर्मलाइज कर सकता है। यहाँ पे बात जो है वो सिर्फ इतनी हो गई है कि सऊदी अरेबिया के लिए कंडीशन जो है वो एक पैलेस्टीनियन स्टेट का बनना है, और यूएस के लिए जो कंडीशन है कि वो सिविल न्यूक्लियर तभी प्रमोट करेंगे या उसमें आगे बढ़ेंगे जब इजराइल और सऊदी अपनी रिलेशन नॉर्मलाइज करते हैं। तो बात जाके पैलेस्टीनियन स्टेटहुड पे अटक जाती है। और सऊदी अरेबिया के लिए अभी जिस तरह की दुनिया में माहौल है, जिस तरह के गाजा का माहौल है, जिस तरह की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे है, और पिछले 3 साल से जो वॉर वहाँ चल रही है, वहाँ पे जिस तरह की एलिगेशंस इजराइल पे लगे हैं, या फिर अभी जिस तरह का माहौल गल्फ में है, इजराइल और यूएस के अटैक के बाद से लेके इस तरह का तनाव बना हुआ है। अभी यूएस और ईरान आपस में नोकझोंक चल ही रही है उनकी, तो जंग भी खत्म नहीं हुई है वहाँ पे। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जिनको देखा जा सकता है, लेकिन जो रेड लाइन है सऊदी अरेबिया के लिए वो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड है। उसको पूरी तरह से किनारे कर देना, इग्नोर कर देना सऊदी लीडरशिप के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया के इंटरनली भी और सऊदी के जो एक्सटर्नल उनकी लेजिटिमेसी है इस्लामिक वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, उन दोनों के लिए वो एक नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है कि फिर से हम एक बैक टू स्क्वायर वन सिचुएशन में पहुंच गए हैं, जहाँ पे बात आगे बढ़ के फिर से पीछे अपनी वापस उसी जगह पे पहुंच चुकी है जहाँ से शुरू हुई। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया को टैरिफ का झटका दिया है। ट्रंप प्रशासन ने 24 जुलाई को एक साथ 80 से ज्यादा देशों पर 10 से 12.5% तक का टैरिफ लगा दिया है। इसमें भारत समेत यूरोपीय यूनियन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान और कई देश शामिल हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले 99% प्रोडक्ट्स पर ये टैरिफ लगाए गए हैं। केवल तेल, गैस, फर्टिलाइजर और कुछ फूड प्रोडक्ट्स को छूट दी गई है। ट्रंप ने इस बार टैरिफ के लिए मजबूत कानूनी सहारा भी लिया है, जिससे फिर से सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज ना कर दे। आपको मालूम ही होगा कि पिछले साल ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाया था, लेकिन इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने यूएस ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ये सभी देशों पर एक समान दर से लागू हुआ था, लेकिन इस टैरिफ की मियाद 24 जुलाई को खत्म हो गई, क्योंकि इस नियम के तहत केवल 150 दिनों के लिए ही टैरिफ लगाया जा सकता था, वो भी अधिकतम 15% तक ही। इसके बाद टैरिफ की मियाद आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ती, लेकिन इसके पहले ही ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाने का नया इंतजाम कर रखा था। ट्रंप प्रशासन ने नए टैरिफ के लिए यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के ही सेक्शन 301 को हथियार बनाया। अब ये क्या है, ये भी देख लेते हैं। ट्रेड एक्ट का सेक्शन 301 अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, यानी गलत तरीकों से व्यापार करते हैं जिससे अमेरिकी बिजनेस को नुकसान हो, या फिर वो देश जो अपने यहाँ ऐसे सामान इंपोर्ट करते हो जो फोर्स लेबर यानी जबरन मजदूरी से बनाए गए हों। इस सेक्शन के तहत टैरिफ एकाएक नहीं लगाया जाता, बल्कि बकायदा जांच करने के बाद लागू किया जाता है।
अन्य उपायों के मुकाबले इस सेक्शन का कानूनी अधिकार अधिक मजबूत होता है क्योंकि ये जांच के बाद लागू किया जाता है। सेक्शन 301 के तहत टैरिफ के रेट या समय की लिमिट तय नहीं होती, जिससे राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की ज्यादा सहूलियत मिलती है। हालांकि समय समय पर टैरिफ को रिव्यू करना जरूरी होता है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने मार्च 2026 में ही सेक्शन 301 के तहत 80 से अधिक देशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। इसमें भारत भी शामिल था। जांच में पाया गया कि ये देश या तो जबरन मजदूरी से बने सामान को इंपोर्ट पर रोक नहीं लगा पाए हैं या रोक को सही तरह से लागू नहीं कर पाए हैं। जांच के बाद अब अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने सभी देशों पर टैरिफ लगा दिया है, ठीक उसी दिन जब टेम्पररी 10% ग्लोबल टैरिफ की मियाद खत्म हो गई। नए टैरिफ की दर 10% और 12.5% रखी गई है। बकौल व्हाइट हाउस 10% टैरिफ उन देशों पर लगाया गया है जिन्होंने कुछ हद तक जबरन मजदूरी वाले सामान के इंपोर्ट पर रोक लगाई है या फिर इसका वादा किया है। भारत भी इसी कैटेगरी में शामिल है। भारत सरकार ने 10 दिन पहले ही 14 जुलाई को फोर्स लेबर वाले सामान के इंपोर्ट पर बैन लगाया था। इसके अलावा अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, कनाडा, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मेक्सिको और पाकिस्तान जैसे देशों को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। बाकी देशों पर 12.5% टैरिफ लगाया गया है। इसमें चीन और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन, ताइवान, जापान, स्विट्जरलैंड और साउथ कोरिया को मिलाकर एक तीसरी कैटेगरी भी है। इन देशों पर पहले से मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत कुछ ड्यूटी लगा दी गई है। उन्हें मिलाकर इन पर 10 से 12.5% तक टैरिफ लगेगा। अब इन टैरिफ का विरोध भी हो रहा है। EU, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे देशों ने इसे अनुचित बताया है। अब बात भारत की भी कर लेते हैं। भारत के लिए थोड़ी राहत जरूर है कि उसे 10% टैरिफ वाले देशों की फहरिस्त में ही रखा गया है, जबकि जांच शुरू होते वक्त भारत 12.5% टैरिफ वाले कैटेगरी में था। लेकिन फिर भी भारत चाहेगा कि वो अमेरिका के साथ एक अच्छी ट्रेड डील कर ले, जिससे उसे पड़ोसी देश खासकर चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले अमेरिकी बाजार में अधिक एडवांटेज मिले। अगली खबर है कि ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों को ड्रोन और मिसाइल के पुर्जों की सप्लाई की है। यहाँ तक कि उनकी मदद के लिए अपनी सेना के कुछ कमांडर्स भी वहां भेजे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 2 ईरानी सूत्रों, यमन के सूचना मंत्री और एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के हवाले से ये दावा किया है। दावा है कि पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हूतियों का जो डेलीगेशन ईरान गया था, उन्हें वापस लेकर आने वाले विमान में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के 10-20 मेंबर्स सवार थे। साथ ही विमान में ड्रोन्स और मिसाइल के पुर्जों के अलावा सोना भी रखा गया था, जिससे हूतियों को फंडिंग मिल सके। हालांकि इस विमान को हूतियों के कंट्रोल वाले सना एयरपोर्ट पर उतारने नहीं दिया गया था। सऊदी समर्थित यमन सरकार ने रनवे पर हमला कर दिया था, जिसके बाद विमान को अल हुदैदा शहर में लैंड कराया गया था। इस हमले के बाद हूतियों ने सऊदी अरब पर नेवल ब्लॉकेड लगाने का ऐलान किया था। एक दिन पहले ही हूतियों ने लाल सागर में सऊदी के 2 जहाजों पर हमले का भी दावा किया था। बीच में खबरें ये भी आई थी कि ईरान ने हूतियों से कहा है कि अगर अमेरिका उसके एनर्जी से जुड़े ठिकानों पर हमला करता है तो बाब अल मंदेब बंद कर दिया जाए। यानी रिपोर्ट्स की माने तो बाब अल मंदेब बंद करने में ईरान सीधे हूतियों की मदद कर रहा है। हॉर्मुज़ की तरह ये भी एक अहम ग्लोबल शिपिंग पॉइंट है। सऊदी का अधिकतर तेल एक्सपोर्ट इसी रास्ते पर शिफ्ट हुआ है। इस रूट में जहाजों पर हमले से तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं। 24 जुलाई को ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गई। ये वही स्तर है जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही थी। उस वक्त भी तेल की कीमत $100 प्रति बैरल पर पहुंच गई थी और उसको भी पार कर गई थी। खैर, ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार 13वें दिन भी जारी रहे। जवाब में ईरान ने भी बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स पर हमले का दावा किया है। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।